Hey everyone, welcome or welcome back to Spillboard। एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर देखें तो मेरा पहला रिएक्शन वही था जो शायद बहुत से लोगों का रहा होगा, शॉक, डिसबिलीफ और एक अजीब सा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जिस इंसान की पब्लिक इमेज हमेशा एक वन वुमन मैन, परफेक्ट हस्बैंड, रोमांटिक सॉन्ग राइटर की बनी रही हो, जैसे कि करण औजला, पलक, बेयोंसे और भी कई नाम, उसके अगेंस्ट अचानक इतने सीरियस एलिगेशन सामने आना, वो भी मल्टीपल विमेन की तरफ से, दिमाग को इंस्टेंटली रिजेक्ट मोड में डाल देता है। मन अपने आप कहता है प्लीज कोई बोल दो कि वो सिर्फ एक रूमर है, लेकिन फिर कॉन्टेक्स्ट खुलता है और कॉन्टेक्स्ट कभी भी एक लाइन में नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट लेयर्स में आता है, स्टोरीज, स्क्रीनशॉट्स, स्टेटमेंट्स, पैटर्न्स और साइलेंस। सबसे पहले सामने आती है एक यूएस बेस्ड आर्टिस्ट की इंस्टाग्राम स्टोरीज। वो लिखती हैं कि जब कोई सच बोलता है तो जिन्हें साइलेंस से फायदा होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कहती हैं कि बहुत सारी विमेन को मैनिपुलेट किया गया, शेम किया गया और पब्लिक नैरेटिव इस तरह रीराइट किया गया कि अकाउंटेबिलिटी अवॉइड हो सके। और वो साफ कहती हैं कि अब वो इस पैटर्न का हिस्सा नहीं बनेंगी। ये सिर्फ एक इमोशनल पोस्ट नहीं है, ये पावर डायनामिक्स की बात कर रही है, साइलेंस और वॉइस की बात कर रही है। फिर एक और स्टोरी आती है जहाँ वो ये क्लेम करती हैं कि करण औजला की टीम ने इन्फ्लुएंसर्स को थ्रेटन किया, लीगल एक्शन की बात की ताकि नैरेटिव कंट्रोल में रहे। यहाँ पर एक लाइन बार बार रिपीट होती है, आई एम नॉट गोइंग टू बी साइलेंस्ड दिस टाइम। एक ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ एक चीज स्ट्राइकिंग लगती है, जब कोई सिर्फ अटेंशन चाहता है तो वो इतना जोर साइलेंसिंग, थ्रेट्स, अकाउंटेबिलिटी पर नहीं देता। ये लैंग्वेज यूजुअली तब आती है जब सामने पावर इम्बैलेंस हो और कोई अपने एक्सपीरियंस को डिफेंड कर रहा हो। अब इसी पॉइंट पर इंटरनेट का दूसरा लेयर खुलता है, पब्लिक कमेंट्स। और ये सिर्फ सपोर्टिव नहीं है, ये हार्श भी हैं, जजमेंटल भी हैं और कई बार अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स की तरह साउंड करते हैं। जैसे एक कमेंट कहता है, पलक सीम्स ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, डोंट गेट मी रॉन्ग, शी इज अ नाइस गर्ल बट इट रियली सैड दैट शी हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। एक और कमेंट कहता है, those who know that Karan Aujla has always been cheating on Palak since day one, even before he became famous. Everyone in Abbey knows this. फिर कोई लिखता है कि कैसे फेम से पहले और बाद में रिलेशनशिप्स बदलते रहे, एंगेजमेंट्स टूटे और अल्टीमेटली वो उसी इंसान के पास वापस आई जिसके साथ उन्होंने स्ट्रगल किया था। एक कमेंट ये भी कहता है कि जो 10 से अधिक वर्षों का सही प्रेम कहानी दिखाई जाती है वो उतनी क्लीन नहीं है जितनी दिखाई जाती है, क्योंकि उस दौरान दोनों की लाइफ्स में दूसरे लोग भी रहे हैं। एक ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हर कमेंट सच है या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि नैरेटिव एक जैसा क्यों लग रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से पर पैटर्न सिमिलर। फिर कुछ लोग ब्लंट हो जाते हैं, कोई कहता है शी इज विद हिम फॉर द लाइफस्टाइल, स्टेटस एंड मनी, which explains why she turns a blind eye to the cheating। कोई जोड़ता है, no one leaves when the guy is rich and famous। बेयोंसे didn't either। ये comparisons uncomfortable हैं, शायद unfair भी, लेकिन साइकोलॉजी के एंगल से देखें तो ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पावर और स्टेटस रिलेशनशिप्स में कितनी बार ट्रूथ से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी बीच वेस्टर्न सोशल मीडिया से और वॉइसेस आती हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन डीजे का क्लेम सर्कुलेट होता है कि उन्हें भी डीएम्स आए। टिकटॉक पर पुराने होटल साइटिंग्स, यूके टूर के दौरान एक योगा इंस्ट्रक्टर के साथ रूमर्स और कैप्शंस जैसे सैम रूम, सीक्रेट रिलेशनशिप, फिर अचानक फॉलो अनफॉलो, फिर साइलेंस। और इसी साइलेंस के बीच पलक की एक रोमांटिक इंस्टाग्राम स्टोरी आती है, लॉयल्टी और यूनिटी के लिरिक्स के साथ, पब्लिकली एक सटल मैसेज, सब ठीक है। एक ऑब्जर्वर के तौर पर यह मोमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक तरफ एलिगेशंस हैं, दूसरी तरफ एक क्यूरेटेड इमेज ऑफ टुगेदरनेस। और यही कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी। यहीं पर मेरा पर्सनल इमोशनल अलाइनमेंट क्लियर होता है। मैं अभी भी ये क्लेम नहीं कर रही कि हर एलिगेशन 100% ट्रू है, बट मैं ये भी नहीं मान सकती कि इतनी सारी विमेन इतने सिमिलर पैटर्न्स के साथ सिर्फ अटेंशन के लिए एक ही तरह की बातें बना रही हों, खासकर जब लैंग्वेज में साइलेंसिंग, शैमिंग, नारेटिव कंट्रोल जैसे वर्ड्स बार बार आ रहे हों। साइकोलॉजी कहती है कि कई लोग रिलेशनशिप्स को कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। एक कंपार्टमेंट घर, शादी, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी। दूसरा कंपार्टमेंट डिजायर, वैलिडेशन, ईगो, नॉवेल्टी, पब्लिक लॉयल्टी। अक्सर आइडेंटिटी का हिस्सा होती है, लव का नहीं। बाहर दुनिया को दिखाना कि आई एम अ गुड हस्बैंड,
कई बार अंदर की इमोशनल ऑनेस्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही जगह है जहाँ हिपोक्रेसी सबसे अनकंफर्टेबल लगती है। बाहर रोमांटिक सॉन्ग्स, इंटरव्यूज में इटर्नल लव, वन वुमन मैन की इमेज, और अगर अंदर कहीं और वैलिडेशन ढूंढा जा रहा हो तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत बिट्रेयल नहीं रहता, वो कलेक्टिव इल्यूजन का टूटना होता है। जब मैं इस पूरे सिचुएशन को देखती हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग हिस्सा वो नहीं है कि एलिगेशंस हैं, बल्कि वो है कि पैटर्न इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। मल्टीपल वीमेन, सिमिलर नैरेटिव्स, रिलेशनशिप में बिना पूरी सच्चाई जाने आना, बाद में पता चलना कि सामने वाला मैरिड है या कमिटेड है, और फिर धीरे धीरे साइलेंस, शेम और नैरेटिव शिफ्ट। एक कमेंट कहता है, ही प्रोबेबली स्टॉप्ड नाउ एज ही इज गॉटन बिगर टू अ 90 लेवल, बट इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर एटलीस्ट 10 years। एक और कहता है, दिस जस्ट गोज टू शो गर्ल्स विल स्वीप थिंग्स अंडर द रग जस्ट फॉर अ लैविश लाइफस्टाइल। फिर कोई लिखता है, शी इज विद हिम फॉर शैलो रीजंस लाइक मनी एंड स्टेटस। ये लाइंस हार्श हैं और शायद अनफेयर भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक अनकंफर्टेबल सवाल उठाती हैं। जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट, सोशल इमेज और लाइफस्टाइल सब एक ही इंसान से जुड़ जाए तो सच को छोड़ना साइकोलॉजिकली कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए पलक के लिए एम्पैथी ऑटोमेटिकली आती है। एक लड़की जो फेम से पहले साथ थी, जिसने स्ट्रगल का फेज देखा, जिसका इमोशनल वर्ल्ड शायद उसी एक रिलेशनशिप के अराउंड बना हो। ऐसे में अगर एलिगेशन सच भी हों तो भी डिसीजन सिंपल नहीं होता। ट्रस्ट टूटने से ज्यादा डरावना होता है पूरी आइडेंटिटी का टूटना। इसीलिए कई बार लोग बिट्रेयल को भी टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि लॉस बहुत बड़ा लगता है। इसी बीच इंटरनेट पर एक और नैरेटिव चलता है, 2026 इज गोइंग डाउन एज द ईयर ऑफ चीटिंग एक्सपोजर्स। एवरी डे अ न्यू मैन इज गेटिंग एक्सपोज्ड। उफ, 2026 हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अनएथिकल मैन। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है। पावर, पेट्रियार्की, सेलिब्रिटी प्रिविलेज के अगेंस्ट। लोग अब सिर्फ परफेक्ट लव स्टोरीज कंज्यूम नहीं करना चाहते, वो अकाउंटेबिलिटी भी देखना चाहते हैं। और फिर वही यूएस बेस्ड आर्टिस्ट की स्टोरीज वापस याद आती हैं। वो कहती हैं कि पावर डजंट येल, इट्स डांस, और कि वीमेन को परमिशन की जरूरत नहीं होती अपनी इंटीग्रिटी में खड़े होने के लिए। एक ऑब्जर्वर के तौर पर ये वर्ड्स सिर्फ पर्सनल एम्पावरमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करते हैं कि कैसे पावरफुल मेन के आसपास नैरेटिव्स अक्सर उनके फेवर में रीराइट हो जाते हैं, और जो विमेन बोलती हैं उन्हें अटेंशन सीकर या कैरेक्टर असैसिन कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री भी क्लियर रखनी जरूरी है। अभी तक कोई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं है, कोई लीगली प्रूवन कंक्लूजन नहीं है। ऑफिशियली ये एलिगेशंस हैं, क्लेम्स हैं और ऑनलाइन नैरेटिव्स हैं, इसलिए फैक्ट की तरह कुछ भी डिक्लेयर करना इररिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इक्वली इररिस्पॉन्सिबल ये भी होगा कि हर आवाज को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि सामने वाला पावरफुल और फेमस है। मेरा अपना इमोशनल पीओवी यहाँ यही है। मैं शॉक में हूँ, डिसबिलीफ में हूँ, लेकिन डिनाइल में नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर ये सब गलत है तो क्लियर, ट्रांसपेरेंट क्लैरिफिकेशन आए, और अगर इनमें से कुछ भी सच है तो साइलेंस नहीं, अकाउंटेबिलिटी हो। क्योंकि पब्लिक इमेज और प्राइवेट बिहेवियर के बीच का गैप जितना बड़ा होता है, बिट्रेयल उतना ही गहरा लगता है। सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों फैंस के लिए भी जो उस इमेज से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्कैंडल नहीं बन पाती। ये ट्रस्ट, पावर, जेंडर और साइकोलॉजी की कहानी बन जाती है। ये सवाल उठाती है कि हम किसे बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं, और किन की आवाज को इंस्टिंक्टिवली डाउट कर लेते हैं। अब अंत में एक ऑब्जर्वर के तौर पर मैं किसी को जज नहीं कर रही, न ही वर्डिक्ट दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतने सारे सिमिलर एक्सपीरियंसेस को सिर्फ कोइंसिडेंस या जेलसी कहकर डिसमिस कर देना भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है जितना बिना प्रूफ किसी को गिल्टी ठहरा देना। पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी का ये कॉन्ट्रास्ट मुझे पर्सनली अनईजी करता है। रोमांटिक सॉन्ग्स, परफेक्ट हस्बैंड की ब्रांडिंग और साथ ही ऐसी एलिगेशंस, ये सब एक साथ एग्जिस्ट करें तो माइंड नेचुरली सवाल पूछता है, और सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये अवेयरनेस होती है। यही वजह है कि इस वीडियो का मकसद सेंसेशनलिज्म नहीं है, मकसद है सोचने पर मजबूर करना, सेलिब्रिटी वर्शिप को थोड़ा सा पॉज पर रखना, और ये समझना कि पावर के सामने साइलेंस को हमेशा ट्रूथ मान लेना क्यों डेंजरस हो सकता है। अगर आप भी ये सब पढ़ सुनकर कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड या कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं तो शायद वो फीलिंग वैलिड है, क्योंकि ये मामला ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है, लेयर्ड है और इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। अब आपकी बारी है। आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ रूमर कल्चर का बाय प्रोडक्ट है, या
फिर ये उन वॉइसेस की शुरुआत है जो पहले दबा दी जाती थीं? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल साइकोलॉजी बेस्ड डिस्कशंस के लिए जुड़े रहिए।